Hello everyone, today we are going to discuss paper code BPAC 133 Administrative System at Union Level। आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, अगर आप लोगों के सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सिंपली गूगल में जाएंगे, shop.hindustanknowledge.com, ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा। यहाँ पे आपको सर्च कोड का ऑप्शन दिख जाएगा, आपका जो भी पेपर कोड होगा आप वो सर्च कर लेंगे। ठीक है, जैसे अभी के लिए हम देखते हैं BPAC 133। अब यहाँ पे देखिए आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में क्या है गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। आपका जो भी मीडियम होगा आप उस मीडियम पर क्लिक करके यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करके गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी वेबसाइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप क्या करेंगे, आप सिंपली हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर हमें मैसेज करके क्या है गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आप गेस्ट पेपर और ये वीडियो को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप क्या है अपने एग्जाम को आसानी से क्लियर कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो प्रेसिडेंट है इंडिया के उनकी क्या पावर्स हैं। सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी इन द कंट्री। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्या होते हैं आपके, ये सबसे हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होते हैं कंट्री के। दो इंडिया आपका है एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम को फॉलो करता है, बट जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास रहती है, जो कि प्रेसिडेंट क्या है आपका एक इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करते हैं। सो नाउ वी विल लुक एट एग्जीक्यूटिव पावर्स। So all executive actions of the government of India are taken in the name of the president। जितने भी सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं आपके गवर्नमेंट के, ठीक है, उसको क्या है प्रेसिडेंट के नेम में लिया जाता है। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो आपके प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं और उन्हीं के एडवाइस पे प्राइम मिनिस्टर क्या है और मिनिस्टर्स को अपॉइंट करते हैं। तो जो प्रेसिडेंट है आपके वो इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स को भी अपॉइंट करते हैं, जैसे कि गवर्नर्स हो गए, जजेस हो गए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, अटॉर्नी जनरल, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एंड एम्बेसडर्स। सो जो प्रेसिडेंट्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर को पूछ सकते हैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए रिलेटेड टू द गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। लेजिस्लेटिव पावर्स। सो द प्रेसिडेंट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट क्या होते हैं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं पार्लियामेंट के। कोई भी बिल पास नहीं होता है जब तक कोई भी जो बिल है वो पार्लियामेंट के द्वारा अगर पास नहीं होगा तो वो लॉ नहीं बनेगा तब तक जब तक उसमें प्रेसिडेंट का साइन नहीं होगा, प्रेसिडेंट एसेंट नहीं होगा। सो जो प्रेसिडेंट है वो सम्मन कर सकते हैं, प्रोरॉग कर सकते हैं और डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को। जो प्रेसिडेंट होते हैं आपके वो एड्रेस करते हैं जो पहला सेशन होता है पार्लियामेंट का आफ्टर द जनरल इलेक्शंस और एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी ईयर। सो जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है तो प्रेसिडेंट क्या है ऑर्डिनेंसेस को इशू कर सकते हैं जिनका की फोर्स विच हैव द फोर्स ऑफ लॉ बट आर टेम्पररी इन नेचर, यानी कि उनके पास फोर्स ऑफ लॉ होता है पर वो टेम्पररी होता है नेचर में। फाइनेंशियल पावर। सो मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट ओनली व्हेन द प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। सो जो आपके मनी बिल हैं उनको हम पार्लियामेंट में तभी इंट्रोड्यूस कर पाते हैं जब हमें प्रायर रिकमेंडेशन होती है प्रेसिडेंट की। सो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो आपके वो एनुअल बजट को भी प्रेजेंट करते हैं बिफोर द पार्लियामेंट थ्रू द फाइनेंस मिनिस्टर। सो जो प्रेसिडेंट होते हैं आपके वो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया को भी कंट्रोल करते हैं और वो कंसेंट देते हैं एक्सपेंडिचर के लिए फ्रॉम इट्स टाइम्स ऑफ इमरजेंसी, यानी कि इमरजेंसी के टाइम पे वो वहाँ पे क्या है आपको एक्सपेंडिचर प्रोवाइड करते हैं। जुडिशियल पावर्स। सो द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू ग्रांट पार्डन, रिप्रीव, रेस्पाइट और रेमिशन ऑफ पनिशमेंट। सो जब आपके प्रेसिडेंट है उनके पास क्या पावर होती है कि वो पार्डन ग्रांट करें, रिप्रीव करें, रेस्पाइट करें और रेमिशन दे पनिशमेंट का। सो जो प्रेसिडेंट है वो सस्पेंड भी कर सकते हैं और रिड्यूस भी कर सकते हैं एक डेथ सेंटेंस को। सो जो ये पावर होती है ये मेंट होती है टू करेक्ट द पॉसिबल जुडिशियल एरर्स एंड प्रोवाइड मर्सी इन डिजर्विंग केसेस। इमरजेंसी पावर्स। सो द प्रेसिडेंट हैज एक्सटेंसिव पावर्स ड्यूरिंग इमरजेंसीज, यानी कि इमरजेंसीज के टाइम पे क्या होता है प्रेसिडेंट के पास एक्सटेंसिव पावर्स होती हैं। प्रेसिडेंट क्या है नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं वॉर के टाइम पे, एक्सटर्नल एग्रेशन के टाइम पे और आर्म्ड रिबेलियन के टाइम पे। सो जो प्रेसिडेंट होते हैं आपके वो क्या करते हैं वो इम्पोज कर सकते हैं प्रेसिडेंट रूल इन अ स्टेट अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो जाती है वहाँ पे। सो फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम पे क्या होता है प्रेसिडेंट क्या है फाइनेंशियल मैटर्स को कंट्रोल करते हैं स्टेट के। कंक्लूजन। सो इन कंक्लूजन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड्स वास्ट पावर इन थ्योरी, यानी कि प्रेसिडेंट के पास क्या होती है बहुत ही ज़्यादा वास्ट पावर होती है थ्योरी में, बट प्रैक्टिस में क्या है जो मोस्ट ऑफ द पावर्स होती हैं वो आपके ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे एक्सरसाइज होती हैं, यानी कि उनको क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उनको एडवाइस करते हैं प्रेसिडेंट को। सो जो प्रेसिडेंट होते हैं वो
एक्ट करते हैं एज अ गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और वह इंश्योर करते हैं स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ इंडियाज डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे आपको क्या है, सारी क्लासेस की अपडेट मिलती रहेगी। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द फेडरल एंड यूनिटरी फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि आपको क्या बताना है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल और यूनिटरी फीचर्स को बताना है। सो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज यूनिक नेचर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का क्या है, आपका यूनिक नेचर है। ये तो ना ही कंप्लीटली फेडरल है और ना ही फुली यूनिटरी है। इंस्टेड ये क्या है, क्वासी फेडरल है, क्योंकि ये कंबाइन करता है फीचर्स दोनों के ही, फेडरलिज्म के भी और यूनिटेरिज्म के भी। सो जो ये बैलेंस है ये अडॉप्ट करता है टू मेंटेन द यूनिटी, डाइवर्सिटी एंड स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस इन लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया। Now we will look at some federal features of the Indian Constitution. So federalism means division of power between the central government and the state governments. So the Indian Constitution has several federal characteristics. यानी कि फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है आपका, कि डिविजन ऑफ पावर होता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे फेडरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट इज डिविजन ऑफ पावर। तो जो पावर्स होती है उनको डिवाइड किया जाता है सेंटर और स्टेट के बीच में थ्रू द 3 लिस्ट इन द 7th शेड्यूल। सो पहला है आपका यूनियन लिस्ट, जो कि जहाँ पे कि आपके डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, ये रेलवेज वगैरह होते हैं, यहाँ पे सेंटर का कंट्रोल होता है। स्टेट लिस्ट जो आपका पुलिस, हेल्थ, एग्रीकल्चर, ये सब इसके एग्जांपल है, ये आपके स्टेट कंट्रोल के अंडर होता है। और जो आपका कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें एजुकेशन, फॉरेस्ट, मैरिज, इसमें दोनों ही क्या है, सेंटर और स्टेट दोनों ही कंट्रोल करते हैं, दोनों ही लॉ बना सकते हैं इसके रिगार्डिंग, बट सेंटर का लॉ प्रिवेल करता है। रिटन एंड सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन। सो जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो रिटन है और ये सुप्रीम लॉ है लैंड का। जितने भी गवर्नमेंट्स हैं उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग एक्ट करना पड़ता है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। सो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ पार्ट है वहाँ पे हमें क्या है, स्पेशल मेजॉरिटी और अप्रूवल चाहिए होता है स्टेट्स का अमेंडमेंट के लिए, जो कि इसके फेडरल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करता है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सो जो आपका सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का वो गार्जियन की तरह एक्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन के, और वो डिस्प्यूट्स को सेटल करता है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। डुअल गवर्नमेंट सिस्टम। इंडिया में क्या है आपका, जो गवर्नमेंट है वो 2 लेवल पे है, एक तो यूनियन गवर्नमेंट होती है और एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, जिनकी अपनी खुद की दोनों की ही पावर्स होती हैं। नाउ वी विल लुक एट सम यूनिटरी फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो डिस्पाइट फेडरल फीचर्स, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो हैज स्ट्रॉन्ग यूनिटरी एलिमेंट्स। यानी कि फेडरल फीचर्स होने के बावजूद भी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, आपके यूनिटरी एलिमेंट्स भी प्रेजेंट है। सो फर्स्ट इज स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंटर क्या है, मोर पावरफुल होती है देन द स्टेट्स, स्पेशली आपके फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में। सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजनशिप। सो इंडिया में क्या है, आपके एक सिंगल सिटीजनशिप है, अनलाइक बहुत सारे जो फेडरल कंट्रीज हैं वहाँ पे डुअल सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाती है। इमरजेंसी प्रोविजंस। सो नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान जो सेंटर होती है वो कंट्रोल करती है ओवर द स्टेट फंक्शंस, मेकिंग द सिस्टम यूनिटरी। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नेंस। जो आपका गवर्नर होते हैं स्टेट के, उनको आपके सेंटर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, जो कि दिखाता है कि सेंट्रल का कंट्रोल होता है ओवर द स्टेट्स। पार्लियामेंट्स पावर ओवर स्टेट्स। सो जो आपका पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है वो चेंज करता है स्टेट की बाउंड्रीज को और नेम्स को विदाउट द कंसेंट ऑफ स्टेट्स। कंक्लूजन। सो जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्लेंड है फेडरल और यूनिटरी फीचर्स का। नॉर्मल टाइम्स में क्या है, ये एक फेडरल स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करता है, फेडरल सिस्टम की तरह वर्क करता है, बट इमरजेंसीज के टाइम पे क्या है, ये यूनिटरी बन जाता है ताकि ये अपनी नेशनल यूनिटी को प्रोटेक्ट कर सके। सो जो ये फ्लेक्सिबल नेचर है इसने इंडिया को हेल्प किया है टू रिमेन स्ट्रॉन्ग, यूनाइटेड एंड डेमोक्रेटिक डिस्पाइट इट्स वास्ट डाइवर्सिटी। सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट एंड रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन इंडिया। यानी कि कॉन्सेप्ट और रोल क्या है सिविल सोसाइटी का इंडिया में। सो सिविल सोसाइटी इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। सिविल सोसाइटी क्या है आपका, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है डेमोक्रेटिक सिस्टम का। ये रेफर करता है टू द स्पेस बिटवीन द स्टेट एंड द मार्केट वेयर पीपल कम टुगेदर वॉलंटरीली टू वर्क फॉर द कॉमन इंटरेस्ट। ठीक है, सिविल सोसाइटी क्या होता है आपका, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है डेमोक्रेटिक सिस्टम का। ये उस स्पेस को रेफर करता है जो कि स्टेट और मार्केट के बीच में, जहाँ पे कि लोग एक साथ आते हैं, वॉलंटरीली आते हैं फॉर द कॉमन इंटरेस्ट। इन इंडिया जो आपकी सिविल सोसाइटी है वो एक मेजर रोल को प्ले करती है इन द सोशल रिफॉर्म, फ्रीडम स्ट्रगल एंड स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। नाउ वी विल लुक एट द कॉन्सेप्ट ऑफ सिविल सोसाइटी। सो सिविल सोसाइटी इंक्लूड्स voluntary organizations, non-governmental organizations, community groups, trade unions, professional associations, social movements, charities and pressure groups। यानी कि ये सारे आपके क्या हैं, सिविल सोसाइटी में आते हैं।
ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ये आपके सिटीजन्स के द्वारा फॉर्म की जाती हैं और ये इंडिपेंडेंटली फंक्शन करती हैं ऑफ द गवर्नमेंट, दो दे वर्क विद इट। यानी कि ये जो सिविल सोसाइटीज होती हैं ये आपकी गवर्नमेंट के साथ तो वर्क करती हैं बट इंडिपेंडेंटली वर्क करती हैं। सो जो मेन आइडिया होता है सिविल सोसाइटी का वो होता है पार्टिसिपेशन। सो पीपल क्या करते हैं, अपनी वॉइसेस को रेस करते हैं ऑन द सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एनवायरमेंटल इश्यूज पे। सिविल सोसाइटी क्या है, एक ब्रिज की तरह एक्ट करती है बिटवीन द सिटीजन्स एंड द स्टेट बाय कन्वेइंग पब्लिक डिमांड्स एंड कंसर्न्स। ये हेल्प करता है इन क्रिएटिंग अवेयरनेस, प्रोटेक्टिंग राइट्स एंड प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक वैल्यूज जैसे कि इक्वालिटी हो गया, जस्टिस एंड फ्रीडम। Now we will look the role of civil society in India. So first is role in freedom struggle and social reform. So civil society in India has a long history. Civil society का क्या है इंडिया में, एक long history रहा है। ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल जैसे कि लीडर्स आपके जो महात्मा गांधी है उन्होंने क्या किया है, मोबिलाइज किया है लोगों को थ्रू वॉलंटरी एक्शन, नॉन वायलेंस और मास मूवमेंट्स के द्वारा। जो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं अगेंस्ट द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी एंड जेंडर इनइक्वालिटी, वो भी आपके क्या है सिविल सोसाइटी ग्रुप्स के द्वारा लेड किए गए हैं। Strengthening democracy. So civil society strengthens democracy by encouraging people participation beyond election. Civil society क्या है आपका, डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है लोगों को एनकरेज करके, ठीक है, उनका पार्टिसिपेशन को एनकरेज करके बियॉन्ड द इलेक्शंस। एनजीओज और जो सिटीजन ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं, आपके गवर्नमेंट पॉलिसीज को मॉनिटर करते हैं, ट्रांसपेरेंसी डिमांड करते हैं और क्वेश्चन करते हैं मिसयूज ऑफ पावर को। सो जो मूवमेंट्स होता है ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड एंटी करप्शन कैंपेन्स, ये क्या है, एक अच्छे एग्जाम्पल है इस रोल के, यानी कि सिविल सोसाइटी के रोल के ये अच्छे एग्जाम्पल है। प्रोटेक्टिंग राइट्स एंड प्रमोटिंग जस्टिस। सो मेनी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस वर्क टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स, वुमेन्स राइट्स, चाइल्ड राइट्स एंड राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज। यानी कि जो बहुत सारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो क्या करते हैं, वो काम करते हैं कि वो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करें, वुमेन्स के राइट्स, चाइल्ड के राइट्स और राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज को प्रोटेक्ट करें। सो ये क्या है, लीगल एड को प्रोवाइड करते हैं, अवेयरनेस को स्प्रेड करते हैं और वल्नरेबल ग्रुप्स को सपोर्ट करते हैं। सो ऐसा करने से ये क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसको मदद कर रहे हैं उसके गोल्स को अचीव करने में। डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एक्टिविटीज। सो जो आपका सिविल सोसाइटी है ये एक की रोल को प्ले करता है डेवलपमेंट में, स्पेशली जहाँ पे कि गवर्नमेंट की रीच बहुत ही लिमिटेड होती है। एनजीओज क्या है आपके, वर्क करते हैं एरियाज में जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, रूरल डेवलपमेंट एंड डिजास्टर रिलीफ। सो ये क्या है, इंप्लीमेंट करते हैं वेलफेयर स्कीम्स को एट द ग्रास रूट लेवल्स। एक्टिंग एज अ वॉच डॉग। सो सिविल सोसाइटी एक्ट एज अ वॉच डॉग ओवर द स्टेट। सिविल सोसाइटी क्या है आपकी, एक वॉच डॉग की तरह एक्ट करती है स्टेट के ऊपर। ये एक आई रखती है गवर्नमेंट के एक्शंस पे, करप्शन को एक्सपोज करती है, एंश्योर करती है अकाउंटेबिलिटी को थ्रू प्रोटेस्ट, रिपोर्ट्स, मीडिया कैंपेन्स एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सॉरी। Conclusion. So civil society is a vital pillar of Indian democracy. Civil society क्या है आपका, एक vital pillar है Indian democracy का। It gives voice to ordinary citizens, promotes social justice, supports development and keep the government accountable. ये क्या करता है, ordinary लोगों को voice देता है, social justice को promote करता है, development को support करता है और government को accountable रखता है। एक diverse country जैसे कि इंडिया, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग और जो एक्टिव सिविल सोसाइटी है वो बहुत ही एसेंशियल है इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए और डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी के लिए। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्कस द फीचर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड। यानी कि फीचर्स क्या थे एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के गुप्ता पीरियड के टाइम पे। सो द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड दैट इज फ्रॉम circa 4th century to 6th century CE is often regarded as one of the most efficient and well organized systems in ancient Indian history. यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था आपका गुप्ता पीरियड के टाइम पे उसको एक एफिशिएंट और वेल ऑर्गेनाइज सिस्टम माना जाता है एंशिएंट इंडिया का। सो जो आपका गुप्ता से उन्होंने स्टैब्लिश किया था एक बैलेंस्ड एडमिनिस्ट्रेशन को जो कि कंबाइन करता था स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी को विद द लोकल ऑटोनॉमी। सो इस सिस्टम ने क्या किया है, हेल्प किया है पीस को मेंटेन करने में, प्रोस्पेरिटी और कल्चरल डेवलपमेंट को मेंटेन करने में। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। सो जो आपका गुप्ता एम्पायर था वो रूल होता था बाय अ पावरफुल किंग जो कि हेड हुआ करता था एडमिनिस्ट्रेशन का। किंग को कंसिडर किया जाता था सुप्रीम अथॉरिटी इन मैटर्स ऑफ गवर्नेंस, लॉ एंड जस्टिस। उनको असिस्ट किया जाता था उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा जिनको वो मंत्री परिषद बोलते थे, जिनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स रहते थे जैसे कि प्राइम मिनिस्टर, ट्रेजरी ऑफिसर्स एंड मिलिट्री कमांडर्स। सो जो किंग्स होते थे आपके वो ऑर्डर्स को इशू किया करते थे, टैक्स को कलेक्ट किया करते थे और इंश्योर करते थे प्रोटेक्शन ऑफ द एम्पायर। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन।
So for administrative convenience, the empire was divided into large provinces called bhuktis. यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए एम्पायर को क्या है, बड़े बड़े प्रोविंसेस में डिवाइड कर दिया गया था, जिनको भुक्तीस बोलते थे। और जो भी जितने भी भुक्तीस थी उनको क्या है, गवर्न किया जाता था ऑफिशियल्स के द्वारा, जिनको उपारिका बोला करते थे, हु वाज अपॉइंटेड बाय द किंग, यानी कि उनको किंग के द्वारा अपॉइंट किया जाता था। प्रोविंसेस को फर्दर विषयास में डिवाइड किया गया था, यानी कि डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया था, जिनको एडमिनिस्टर किया जाता था विषयापतिस के द्वारा। यह सिस्टम क्या है, इस सिस्टम ने क्या है, हेल्प किया है एफिशिएंट गवर्नेंस में ऑफ द वास्ट टेरिटरीज अंडर द गुप्ता एम्पायर। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, सो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाज अ की फीचर ऑफ द गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था वो क्या था, आपका गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन का एक की फीचर था। विलेजेस को मैनेज किया जाता था विलेज काउंसिल्स के द्वारा, जो कि कंसिस्ट करते थे ऑफ एल्डर्स एंड लोकल ऑफिशियल्स। तो जो टाउन्स और सिटीज होती थी उनके खुद के एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज होते थे, जिनको कि गिल्ड्स ऑफ मर्चेंट्स के द्वारा लेड किया जाता था एंड आर्टिसंस के द्वारा लेड किया जाता था। सो जो लोकल बॉडीज होती थी ये इश्यूज पे देखती थी, जैसे कि सैनिटेशन हो गया, ट्रेड हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गए, जो कि बर्डन को रिड्यूस करता था ऑन द सेंट्रल अथॉरिटीज। रेवेन्यू सिस्टम, सो जो आपका मेन सोर्स था इनकम का स्टेट के लिए वो था लैंड रेवेन्यू। जो फार्मर्स होते थे वो अपने प्रोड्यूस का कुछ पोर्शन पे करते थे एज अ टैक्स, यूजुअली वो 1/6 हुआ करता था। टैक्सेस को कलेक्ट किया जाता था फ्रॉम ट्रेड, क्राफ्ट्स एंड माइंस। जो आपके रेवेन्यू ऑफिशियल्स होते थे वो इंश्योर करते थे प्रॉपर कलेक्शन को, एंड द सिस्टम वाज जनरली मॉडरेट, यानी कि सिस्टम बहुत ही मॉडरेट था, जो अलाउ करता था फार्मर्स और ट्रेडर्स को टू प्रॉस्पेर। जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, सो जो आपका किंग हुआ करता था वो हाईएस्ट अथॉरिटी हुआ करता था जुडिशियल मैटर्स में। कोर्ट्स एग्जिस्ट करते थे वेरियस लेवल्स पे, फ्रॉम विलेज कोर्ट्स टू हायर कोर्ट्स इन द टाउन्स। सो लॉज क्या थे, बहुत ही उनको लार्जली बेस किया जाता था धर्मशास्त्रास पे, और पनिशमेंट्स को कंपैरेटिवली माइल्ड रखा गया था। एम्फोसिस दिया गया था ऑन जस्टिस, मोरालिटी एंड सोशल ऑर्डर। मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, सो द गुप्ता रूलर्स मेंटेन अ स्ट्रॉन्ग आर्मी टू प्रोटेक्ट द एम्पायर, यानी कि उन्होंने क्या है, एक स्ट्रॉन्ग आर्मी को मेंटेन करके रखा ताकि वो अपने एम्पायर को प्रोटेक्ट कर सके। आर्मी आपकी कंसिस्ट करती थी ऑफ इन्फेंट्री, कैवलरी, एलिफेंट्स एंड चैरियट्स। सो जो आपके मिलिट्री ऑफिशियल्स थे उनको अपॉइंट किया जाता था ताकि वो डिफेंस को मैनेज करें और इंटरनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करें। कंक्लूजन, सो इन कंक्लूजन जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था गुप्ता पीरियड का वो बहुत ही एफिशिएंट था, डिसेंट्रलाइज था और पीपल फ्रेंडली था। इसने इंश्योर किया था स्टेबिलिटी को और प्रॉस्पेरिटी को, और ये प्ले करता है एक सिग्निफिकेंट रोल इन मेकिंग द गुप्ता एज अ गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री, यानी कि जो आपकी गुप्ता एज है उसको हम गोल्डन एज भी बोलते हैं इंडियन हिस्ट्री के। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कंप्लीट कर लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।